तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति गुरप्रीत भाई जी। ओम शांति कामना बहन। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आप आए, हम सभी को बहुत खुशी हुई। मुझे भी। गुरप्रीत भाई जी पिछले 6 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। सुमन बहन जी ने आपको कोर्स करवाया। आपको बचपन से ही गुरुद्वारे में सेवाएं करने में विशेष रुचि रही है। आप बिजनेसमैन हैं। आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान बचपन से ही रहा है। ज्ञान में आने से पहले भी आप परमात्मा को खुदा दोस्त के रूप में याद करते थे। तो भाई जी, आप सबसे पहले ये बताइए, आपका इस ईश्वरीय ज्ञान में आने तक का सफ़र कैसा रहा? जरूर। ये एक्चुअली 2016 की बात है। रिलीजियसली तो बचपन से मेरा काफ़ी रुझान रहा है गुरुद्वारों में कीर्तन करना और सेवाएं करना। मेडिटेशन भी मैं सीखना भी चाहता था और मैं आगे और इस सब्जेक्ट को समझना चाहता था, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। जैसा कि हम सब जानते भी हैं कि जो सिखिज़्म है वो सबसे एक यंग रिलीजन है जिसके अंदर काफ़ी बड़ी सारी ऐसी बातें होती रहती हैं इन दी सेंस के हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में, जो कि बड़ा साइंटिफिक रीजंस के साथ बताया गया है उसमें। मतलब सुपरस्टिशियस बातें वहाँ पे कम है। जैसे गुरु नानक देव जी ने भी शुरू से सुपरस्टिशन को कैसे ख़त्म करते हुए बड़े सारे एग्जाम्पल्स को बताया है, जो मैं बचपन से पढ़ता आ रहा था। तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशन रहती थी कि जादू टोना वाकई में एक जादू टोना नहीं है। बेसिकली कोई जादू नहीं होता है, आप अंदर से कनेक्ट होते हो, आत्मा और परमात्मा का एक कनेक्शन होता है। बट इसको मैं और अच्छे से परफेक्ट तरीके से एक लेमैन भाषा में समझना चाहता था। तो 2016 में मैं ऐसी बड़ी सारी रिसर्च भी कर रहा था कि क्या करूं, आगे क्या करूं। क्योंकि पहले गुरुद्वारे, जब मैं जॉब में था तो गुरुद्वारे वगैरह रेगुलरली जा पा रहा था। जैसे ही बिज़नेस में आया तो मुझे लगा कि मैं बिज़नेस में तो काफ़ी उठना बैठने लग गया हूँ, बट इस तरफ मेरा ध्यान कम होता जा रहा था। तो अंदर से मेरे अंदर ना एक गिल्ट सा पैदा हो रहा था। तो उन दिनों में बाई चांस एक मेरे पास ऑडियो वीडियो आया शिवानी दीदी का। तो पता नहीं क्या सुबह मन में आया और मैंने वो प्ले किया। प्ले करने के बाद वो पहला एपिसोड था हु एम आई, समथिंग लाइक दैट, वो सोल के ऊपर था। तो वो एपिसोड 3 था शायद, व्हाट्सएप पे आया था। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। फिर मैंने कहा ये तो एपिसोड 3 है, 1 से शुरू करना चाहिए। फिर मैंने यूट्यूब पे रिसर्च किया, 1 से सुनना शुरू किया। मुझे और अच्छा लगा, बड़ी साइंटिफिक बातें लगी। मैं कनेक्ट कर पाया अपने रिलीजन में जो टीचिंग्स हैं उसके साथ, उन बातों को मैं कनेक्ट कर पाया एज अ लेमैन। फिर मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं कोर्स करूं मेडिटेशन के अंदर ही। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की कि कौन कौन से सेंटर्स, या सेंटर इन द सेंस कि ब्रह्मा कुमारीज के बारे में मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था कि ब्रह्मा कुमारीज के अलावा भी और क्या मेडिटेशंस हो सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कहीं और से मिला नहीं। तो मुझे ये फील आ रहा था कि इसके अंदर कहीं मेरी ये जो अंदर से जो स्पार्क एक आया है सीखने का, कहीं ये बैठ ना जाए, फिर से कामकाज में फिर भूल जाऊं। तो मैं फटाफट से मैंने एड्रेस ढूंढने शुरू किए। तो रजौरी गार्डन का एड्रेस मिल गया मुझे, बट मैं अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था कि ये बिल्डिंग मैंने देखी हुई है। तो मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा उसी दिन शाम को मैं पहुँच गया। अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 7 या 8 जून की बात होगी। मैं आ गया यहाँ पे, शाम का समय था। अंदर आया तो एक माता जी बैठी थी। मुझे उनका नाम तो नहीं पता था उस टाइम, बट अब पता लगा है वो दिवाकर भाई की माता जी हैं, कुसुम माता जी। अच्छा। तो वो मिले मुझे और उन्होंने वो बैठे हुए थे बाहर। मैंने उनसे पूछा, माता जी मुझे ऐसे ऐसे एक मेडिटेशन कोर्स करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कहते कुछ नहीं, आप आ गए, आप शुरू करो। मैं कहा कोई फॉर्म वॉर्म भरना है, कोई कितनी फीस है? कहते नहीं कुछ भी नहीं है। मैं क्या मतलब? तो कहते नहीं सब फ्री में है यहाँ तो। मैं कहा अच्छा। कहते कब से करना है आपको? मैं कहा जी अभी से करा दो फिर। कहते अच्छा चलो ठीक है, आप आओ अंदर बैठो। तो उस टाइम मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जितनी भी दीदियाँ थी, बड़ी दीदी शक्ति दीदी या स्नेह बहन वगैरह, वो सब मधुबन में थे उस टाइम सेवाओं में। तो उन्होंने कहा अंदर आके आप बैठिए,
अभी कोई भी सीनियर जो दीदी आएंगी और जो भी मतलब परफेक्ट होंगी, मैं आपको उन्हीं से मिलवाऊंगी। ठीक है जी। मैं बैठता रहा, थोड़ी देर बैठा रहा वहाँ पे, और मैं थैंक्स करता रहा गॉड को, भगवान को, कि आपने इतना अच्छा मुझे मौका दिया है और कितनी जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं मेरे लिए। तो मैं बहुत अंदर से शुक्रिया कर रहा था बाबा का। तो इतने में एक दीदी एंटर करती हैं और वो माता जी ने मुझे फटाफट से इशारा किया, यहाँ आओ और ये दीदी आपको कोर्स कराएंगे और अच्छा। आपने बोलना है कि मुझे आपसे ही करना है कोर्स। अच्छा। मैं कहा, ठीक है जी, ऐसे ही बोल दूंगा मैं अभी। तो उनका नाम था सुमन बहन, उन्होंने मुझे कोर्स करवाया 7 दिन का। बीच में मुझे कोर्स के दौरान ही मुझे लखनऊ जाना था अपनी फैमिली को वापस लाने के लिए। तो मुझे ये भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, बट मैंने दीदी से पूछा कि क्या मैं ऐसे बीच में जा सकता हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाइए, बट आने के बाद फिर से इसको कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि ऐसे मिस हो जाए फिर बाद में कई बारी मिस ही हो जाता है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं डेफिनेटली करूँगा। मैं उस संकल्प के साथ ही गया कि मुझे ये कोर्स करना है किसी भी हालत में। तो क्योंकि मेरी वो जर्नी स्टार्ट थी, तो कई बातें मैंने सीखी समझी स्टार्टिंग में। और ऐसा होता है ना, जैसे आप जर्नी में शुरू होते हो, आप किसी क्लास में भी आते हो या जिम करते हो, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट्स बननी शुरू हो जाती हैं। तो धीरे धीरे उन चीज़ों को मैं डेवलप करता चला गया, और बस कब 6 साल हो गए पता ही नहीं लगा। और पहले साल से ही मधुबन जाने का मौका मिला। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि कैसे मतलब मुझे मौका मिला। मेरे ख्याल से जून में मैंने ज्वाइन किया था, और एक दिन शाम की क्लास में मैं आया करता था पहले। तो अगस्त में कहीं या जुलाई में कहीं अनाउंसमेंट हुआ कि जो भी नए भाई बहन हैं उनको मधुबन जाना है। मेरे अंदर से विचार आया कि मैं अब कैसे जाऊंगा, क्या बोलूँगा घर में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने अभी घर में सबको यही बोला था कि मैं मेडिटेशन सीख रहा हूँ अभी, और मेडिटेशन के लिए मुझे ऐसे ऐसे रोज़ शाम को जाना होता है। तो घर में पीस ऑफ माइंड पापा वगैरह भी देखते हैं, तो उनको भी अच्छा ही लगा कि चलो ठीक है, ये अच्छी बातें ही सीख रहा है। तो मैंने घर जाके बोला कि मेरा जो मेडिटेशन कोर्स है वो वहाँ सेंटर पे मधुबन जाके कंप्लीट होगा जी। तो इस तरह से मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाके मुझे सर्टिफिकेशन हासिल होगा कि मेरा कोर्स पूरा हो गया। तो ये मैंने जा करके बोल के एक ग्राउंडिंग करी घर में जी। कि किसी को बैलेंस करने की कोशिश की मैंने, कि किसी को ये भी ना महसूस हो जी। कि सारे काम का छोड़ के अब इसी लाइन में पड़ गया। तो ये थोड़ा सा मेरा इंटरेस्टिंग सा सफ़र रहा शुरू का। वंडरफुल भाई जी, आपकी जर्नी के एक्सपीरियंसेस सुनकर हाँ जी। लग रहा है कि माइल्स की जर्नी एक स्टेप से शुरू होती है। ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ी बहुत सी शिक्षाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखी गई हुई हैं। जी। आप अब उन्हें कितने अच्छे से समझ पाते हैं? देखिए, जहाँ तक समझ की बात है, ये एक बड़ी डीप स्टडी है जी। जो कि मैं महसूस करता हूँ कि ये एक नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है, लर्निंग। अब जहाँ तक मेरी समझ बुद्धि कहती है कि पहले जब मैं गुरुद्वारे जाता था, ग्रंथों को मैं पढ़ता था और पूजा पाठ वगैरह जो भी एक डिसिप्लिन है वहाँ पे भी, उसको मैं फॉलो करता था। बहुत सारी ऐसे शब्द हैं, ऐसे बानियाँ हैं, ऐसे बड़े श्लोक्स थे जो मुझे नहीं समझ में आते थे, जिनकी मैं मीनिंग्स भी ढूंढता था। उनको ट्रांसलेशन बुक्स भी मिल जाती हैं, तो उनको भी पढ़ता था और समझता था। बट जब मैं यहाँ आया तो स्टार्टिंग में तो जैसे मैंने नए भाई बहनों को भी सुना है, स्टार्टिंग में हर कोई यही कहता है कि स्टार्टिंग में सबको बाउंसर्स जाते हैं, है ना, मुरली समझ में नहीं आती। नहीं। तो मैं भी यही सोचता था कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, और बड़ी मतलब बड़ा कंसंट्रेशन और बड़ा एक फोर्सफुली जैसे बैठ के बहुत ज़्यादा फोकस तरीके से कई वर्ड्स को समझना पड़ता था। बट धीरे 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 सुमन दीदी से भी मेरी रोज़ बात होती थी, फिर धीरे धीरे बड़ी दीदी शक्ति दीदी भी आ गए, स्नेह दीदी भी आ गए, तो उनके साथ भी मेरी जब 1-to-1 मीटिंग्स हुई, और जब कंपैरिजन्स शुरू किए, कंपैरिजन्स वर्ड तो ख़राब होगा, बट जब मैंने अपने हिसाब से समझने की कोशिश की कि मैं गुरुद्वारे में जाके क्या कर रहा था और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ भी अलग नहीं लगा। वंडरफुल। मुझे ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वहाँ उस 4 दीवारी में जाऊँगा तो ही मुझे भगवान मिलेगा। ये कहीं ना कहीं थॉट तो बचपन से ही था मेरे अंदर कि ऐसा क्यों है कि ये 4 दीवारी में ही भगवान होता है और इसके बाहर पैर रखते आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। मुझे बड़ी ऑकवर्ड लगती थी चीज़ कि मंडे को ये नहीं कर सकते, ट्यूसडे को ये नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है जब भगवान ने सारे दिन बनाए। तो ये चीज़ पहले से थी, बट यहाँ आके और क्लियर होनी शुरू हो गई। अब जो सबसे पहला
श्लोक है गुरु ग्रंथ साहब जी में, उसको हम मूल मंत्र साहब कहते हैं, वहीं से ये पाठ शुरू होता है। एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। इसका मतलब यही है कि जो गॉड है, जो भगवान है, जो बाबा है, वो एक ज्योतिर्बिंदु है। उनका ना किसी के साथ कोई बैर है, वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, वो निराकार है, उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो अकाल मूरत है, वो जन्म मरण में आते ही नहीं है बिल्कुल। तो ये चीज़ पहले भी हम लोग पढ़ते थे बचपन से, और यहाँ आके हिंदी में और क्लियर हो गया, और एक गॉडली स्टूडेंट बनने का जो मौका मिला, एक यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ जो एक माहौल मिलता है जिसके अंदर आप अपने नोट्स बनाते हो, आप क्वेश्चन आंसर्स फ्रीली पूछ सकते हो, जो मुझे लगता था कि मैं वहाँ नहीं पूछ पा रहा था गुरुद्वारों में। या फिर अगर मैं पूछता था, जैसे मान लो गुरुद्वारे के अलग अलग भाई जी होंगे, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बट ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मान लो ए गुरुद्वारे के भाई जी से मैंने पूछा तो उनका अपना व्यू पॉइंट निकला, दूसरों से पूछा उनका अपना व्यू पॉइंट निकला, मेरे अपने घर के बड़े बुजुर्गों से मैंने पूछा तो उनका अपना व्यू पॉइंट था। तो सबकी सिमिलैरिटीज़ नहीं थी एक पर्टिकुलर श्लोक के ऊपर, सबके अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे। यहाँ पे जब मैंने पढ़ाई शुरू की, ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया, और मुरलियों से जब मैंने अपने लिए टेक्स और पॉइंट्स इकट्ठे करने शुरू किए, तो वो एक सिमिलैरिटी लगी ज्ञान में। मतलब अगर ये है तो यह है, तब समझ में आया श्रीमत कैसे श्रीमत होती है, मनमत क्या होता है, परमत क्या होता है, ये चीज़ें मुझे समझ में आने लग गई। कहाँ हम अपना एक्सपीरियंस जोड़ते हैं। अब बड़े सारे जो पोएट्स रहे हैं या बड़े बड़े लेखक रहे हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू तो ग्रंथ बनाया ना, कहीं ना कहीं उनको टचिंग हुई, तो वो एक बड़े प्योर फॉर्म ऑफ बुक्स हैं जो हमें वाकई में पढ़नी चाहिए इंस्पिरेशन लेने के लिए। बट क्या उनके थ्रू ही हम आगे बढ़ पाएंगे? तो यहाँ मुझे पता लगा कि मुझे खुदा दोस्त से बात करने के लिए, अपने पिताजी से बात करने के लिए कोई स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है जी। मैं उनसे तो कोई भी बात कर सकता हूँ, मुझे कोई रेसिटेशन नहीं करना है रोज सुबह उठ के कि मुझे ये एक जाप ही करना है तभी भगवान मिलेंगे। तो ये मेरे अंदर पहले भी था, अब यहाँ आके और क्लियर हो गया, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ, ये जो जर्नी है मेरी, अब ये मुझे अब उस पाथ पे लेके जा रही है, और मुझे अब समझ में आ गया मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है और मेरी जर्नी ऑफ लाइफ क्या है। पहले मैं इन दोनों को शायद मिक्स कर देता था, अब ये मैं बहुत क्लियर हूँ कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो मैं अभी भी कभी बीच बीच में गुरुद्वारे जाता हूँ, वहाँ बैठता हूँ तो ऑब्जर्व करता हूँ, अच्छा हम पहले ऐसे करते थे, अब हम ऐसे करते हैं, इसको हम ऐसे देखेंगे, अब मुझे ये मैसेज देना है यहाँ पे। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने वहाँ के जो भाई बहन हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, उनको मैं बता पाऊँ और रिलेट कर पाऊँ कि देखो ये हम यहाँ पे इसलिए ऐसे करते थे, इसका ये सिग्निफिकेंस है, इसको ऐसे नहीं करना है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो हर बात का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है जो हमारे गुरुओं ने बताया। गुरु नानक देव जी ने बहुत पहले ही बता दिया था कि जो हम धरती पे रह के हम सूरज को पानी नहीं दे सकते, पानी नहीं पहुंच रहा है वहां पे, वो तो एक भाव है जो हम सूर्य देव को दे रहे हैं, बट पानी वहां तक पहुंच जाएगा ऐसा नहीं है। बट कि उस टाइम उस जमाने में एक साखी में हम लोग साखियां उसको बोलते हैं, जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, उसमें बताया गया है कि हरिद्वार के जो पंडित थे वो सूरज को जल चढ़ा रहे हैं, तो गुरु नानक देव जी उल्टी डायरेक्शन में जल चढ़ा रहे थे, तो वो हंसने लग गए सब। वो कहते आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कह रहे कि आप क्या कर रहे थे? कहते जी हम तो सूरज को जल चढ़ा रहे हैं। कह रहे कितनी दूर है सूरज? वो कहते हैं x 1000 lakhs में वो माइल्स दूर है। कह रहे मेरे खेत तो ये 500 किलोमीटर दूर है, तो पानी यहाँ पहले पहुंचेगा ना। तो सुपरस्टिशन से बाहर गुरु नानक देव जी ने कैसे निकाला, ये हम साखियों में पढ़ते थे। यहाँ आके मैंने जब इसको डिकोड किया मुरलियों के थ्रू, तो मुझे लगा ये तो वाओ, ये तो मुझे मतलब खजाना ही मिल गया। तो बहुत सारे श्लोक्स आते हैं, जैसे मूत पलिति कपड़ धोए, ये कई बार मुरलियों में आए दिन आता रहता है। इसका मतलब पहले कुछ और समझ में आता था, या मैं डिकोड करने की कोशिश करता था, मुझे लगता है कपड़ों की बात हो रही है, तो अब समझ में आया ये शरीर की मैल की, आत्मा की मैल की बात हो रही है, शरीर की मैल की बात नहीं हो रही है। हमको ज्ञान की गंगाओं में डुबकियां लगानी है, ना कि हमें वो सरोवरों में या हरिद्वार की गंगा में डुबकी लगानी, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगानी है। तो बड़ा साइंटिफिक लगा ये बात कि भी इसमें कोई सुपरस्टिशन वाली बात नहीं है। भाव जरूर थे हर बातों में, सिग्निफिकेंस जरूर था, बट हम सिग्निफिकेंस को छोड़ के, मुझे लगता है वक्त के हिसाब से हमारे समाज ने सुपरस्टिशन को पकड़ लिया, रिचुअल्स को पकड़ लिया, और एक्चुअल जो मेन फैक्ट था, जो मैसेज था, वो हमने छोड़ दिया। भाई जी बड़े आधुनिक तरीके से आपने इस ज्ञान को समझा और समझाया है अब तक। हाँ जी। भाई जी इस ज्ञान में आने के बाद आपके अंदर क्या परिवर्तन आया है? देखिए,
वाकई में जब भी हम कोई भी तरह का कोर्स करते हैं, जब हम स्कूल में भी जाते हैं, हमने ABCD सीखी, जी पहले हम गलत लिखते हैं, फिर हम ठीक लिखते हैं, फिर धीरे धीरे हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जी तो 6 साल की जर्नी में जो मैं अपने आप के लिए महसूस करता हूँ, मैं ये महसूस करता हूँ कि अब मैं बहुत पावरफुल सोल हो गया हूँ। जी मेरे अंदर जो पेशेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और मैं हमेशा से एवर रेडी रहता हूँ किसी भी सिचुएशन के लिए। मतलब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज मेरे पास ये लग्जरी है या कल ये लग्जरी नहीं होगी। मैं प्लान A को भी इंजॉय करने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को Z पे भी देखता हूँ, विद सिमिलर सिचुएशन के साथ अगर Wonderful. कर पाऊँ तो कैसे। हाँ, एज ए ह्यूमन बीइंग अभी भी बीच बीच में से कई बारी वो वाली बात आ जाती है कि जैसे थोड़ा बहुत आपको ऑफिस में आपके एम्प्लॉय के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है कि उसने काम खराब कर दिया, बच्चे नहीं सुन रहे घर पे, तो आपको उनको डांटना भी पड़ता है। जी तो कई बारी बिलीव मी मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है, जब मैं बच्चों को कुछ समझाता हूँ ना तो पीछे से एक आवाज़ आती है, आप फॉलो करते हो सारी बात अपने फादर की? तो मुझे लगता है कि हाँ, ये बात भी ठीक है। तो चेक एंड चेंज मेरा वहाँ भी चल रहा होता है। फिर मैं एकदम से लगता है हाँ ठीक है, इनको भी मौका मिलना चाहिए, ये भी एक आत्मा है, इनको पूरा मौका देना जी चाहिए। फिर मैं कहता हूँ ओके फादर, ओके बाबा जी, आप प्लीज़ इनको आप समझाइए, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। तो मैं अपने आप को वहाँ स्टेबल कर लेता हूँ फिर से। तो सिमिलरली मैंने अपने अंदर ये चेंजेस देखी है। मैंने स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करनी है, गुस्सा नहीं करना है, कैसे हर सिचुएशन में, क्योंकि मुझे अब ये समझ में आ गया हर सोल की एक अपनी जर्नी है। हर सोल जो धरती पे आई है वो अपनी समझ बुद्धि से ही एक्शन और रिएक्शन दे रही है। जी ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा अब एकदम से एंजाइटी में नहीं आता। मुझे लगता है कि अगर इस एम्प्लॉय ने या इस मेंबर ने ऐसा किया है तो मैं उनको बिठाता हूँ, पानी वानी पिलाता हूँ, फिर मैं अपनी बात को बोलता हूँ। मुझे ये समझ में आ गया कि मैं किसी से कोई डिमांड नहीं कर सकता। वॉट आई कैन डू माई बेस्ट, मुझे उस पर ध्यान देना है। मैं अपने आप को क्या बेस्ट दे सकता हूँ या मैं अपने जी अंदर क्या चेंज कर सकता हूँ, मैं अब उसके ऊपर ही फोकस करता हूँ। जी मैं ये कभी भी फोकस नहीं करता कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। फिर एक होता है कि मैं अभी खुद को अपने आप को मार्क्स दे रहा हूँ। तो एक दिन मेरा जो बेटा है, अब वो 10th में आ गया, तो कुछ साल पहले उसने अपनी मम्मी को बताया, जब मैं ज्ञान में आ गया था, कि पापा ना आप गुस्सा नहीं करते, वो ज़्यादा समझते हैं मुझे। तो मुझे लगता है कि मुझे Wonderful. सर्टिफिकेट अपने बच्चों से भी मिल रहा है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह से घर में भी हम माहौल क्रिएट करते रहते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, कि कैसे सब लोग कनेक्ट हो पाए इसके अंदर। फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं अभी किसी को घर पे, तो जिसको जो अच्छा लगता है वो वैसा कर रहा है। बट बिल्कुल मेरी कोशिश रहती है, कभी मुरली क्लास चला दी, जी या कोई बहुत अच्छा एपिसोड है उसको मैंने वैसे ही चला दिया, या ऐसे डिस्कशन कर दिया, बच्चों को एग्जांपल्स दे दिए कि ये इसका क्या मतलब होता है, आपका अपना इंट्रोडक्शन क्या है, जी कौन सी ऐसी एनर्जी है जो बॉडी को चला रही है। तो मतलब ऐसे क्विज की तरह भी बच्चों के साथ मैं बात करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सबको जोड़ के रखूँ। भाई जी, आपकी चेंज होने की जर्नी बहुत अप्रिशिएटिव है। थैंक यू। भाई जी, जैसे आपने ये तो बहुत अच्छी विधि बताई, बट आप अपने बच्चे और अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को कैसे ईश्वरीय ज्ञान से जोड़ के रखते हैं, बताइए। वैसे तो बहुत ही ट्रिकी सवाल है, बट मैं डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, और वाकई में इससे मेरे को बहुत हेल्प भी मिली। जी वो कैसे कि मुझे अब ये समझ में आ गया ज्ञान में कि हमें बचपन से वैसे सिखाया गया है कि सोच समझ के बोलो। जी अब मैंने ये रियलाइज़ किया, बोलने से पहले कोई सोचने का तो टाइम ही नहीं मिलता। तभी तो हम एक दूसरे को बार बार सॉरी बोलते रहते हैं, है बिल्कुल ना। हम कहते नहीं सॉरी यार, मेरा ये मतलब नहीं था। तो मुझे ये डीपली समझ में आया मुरलियों के थ्रू, सोच समझ के सोचो। ठीक है, सोच समझ के सोचो, सोच समझ के सोचो, ये एक पक्की धारणा जो है हमें। जी अब वो सोच समझ के सोचो। अब सोचना क्या है, तो ईश्वरीय ज्ञान के बारे में, श्रीमत से जो आप पॉइंट्स उठा पाते हो उनके ऊपर आपको जी सोचना है। वो आपको हमेशा अपने हर सिचुएशन के लिए स्टोर करके रखना है। ये जो एक हमारा जो माइंड है, ये भी एक अलमीरा की तरह है, जिसके अंदर अलग अलग फाइल्स हम रख सकते हैं, जी और किसी भी सिचुएशन के हिसाब से आप वो फाइल को निकालिए और आप वहाँ पे आप इमीडिएटली पेश कर दीजिए, जी और एक्शन रिएक्शन वहाँ आएगा, तो आप भी कंट्रोल सिस्टम से चल पाओगे, जी जी और आप कभी सॉरी नहीं बोलोगे। हमारी आइसक्रीम फैक्ट्री होती थी, अब वो किचन है, वहाँ पे हम आइसक्रीम बना रहे हैं, एक खाना बना रहे हैं, है ना। तो मुझे ये समझ में आया कि कैसे भोग लगाया जाता है बाबा को, और उस बाबा की याद में कैसे चीज़ों को बनाना चाहिए, जी खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब मैं वहाँ एंटर करता था तो मुझे ये फील आती थी कि ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और जो किचन में काम करने वाले लोग हैं, जब उस थॉट से वो जब बनाएंगे तो जी वो तो जी फूड के अंदर भी नेगेटिविटी जा रही है ना, कि जैसा अन्न वैसा मन, है ना। जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये बात मुझे
मेरी मंथन चलती रहती थी। तो मैंने एक दिन सबको बिठा दिया, मैंने कहा आज से ये जो अब हमारी फैक्ट्री है ये एक लंगर हॉल है, ठीक है जी। जैसे हम जी। मंदिर में या गुरुद्वारे में लंगर की जी, सेवा जी, करते जी, हैं, तो जी। आज से हम ये सेवा कर रहे हैं जी लंगर की, अरे, ठीक है। इसके अंदर जो भी अब एंटर करेगा वो जूते चप्पल पहले बाहर उतारेगा, ठीक है। और जो आपको पसंद हो, मैंने भी उनको पेन ड्राइव ला के दे दी, बाबा के गीत ला के दे दिए। मैंने कहा ये भी मेरे पास पेन ड्राइव है, इसमें 100 से ज़्यादा रिलीजियस सॉन्ग्स हैं, क्योंकि हर कोई ज्ञान में तो था नहीं। तो मैंने कहा ये रिलीजियस सॉन्ग्स हैं, आप ये किचन में प्ले करो, या आपको जो पसंद हो, गायत्री मंत्र पसंद हो या जो पसंद हो, जी। हम किचन में वही चलाएंगे। और अब से हम सेवा भाव से लंगर बना रहे हैं, हमारी ये लंगर की सेवा है। आइसक्रीम एक जो है वो लंगर है। अब किसी ने सवाल किया ये हम तो बेच रहे हैं। मैंने कहा आप अब इसका लॉजिक भी मैं बताता हूँ, इसको हमने कैसे देखना है। हम गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहाँ गुल्लक लगी होती है, हमसे कोई पूछता तो नहीं है पैसे डालने हैं नहीं डालने हैं, सब जी, पैसे डालते हैं ना वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अब हम समाज में हैं, ह्यूमन, हमारे को एक रोल मिला हुआ है, तो इसीलिए हम जो लंगर की सेवा है वो हम अपनी बिल के थ्रू काट के दे रहे हैं और वो हम पैसे ले रहे हैं, बट भाव ये है कि हम लंगर की सेवा कर रहे हैं। जी, जी। अब किचन वाले को तो समझ में आ गया, क्योंकि किचन वाला तो रोज किचन में काम करता है। उसने कहा ठीक है सर, अब से मैं ये ध्यान रखूंगा। जी। अब मेरे को लगा कि इसके अंदर नेगेटिविटी कैसे आती है। तो वो वेयर हाउस का आदमी जब इनको इशू करता है आइटम्स, जैसे शुगर या और भी जो चीज़ें बनाने की आइटम्स जी, होती जी। हैं, वो जब इशू करते हैं, तो वो नेगेटिव थॉट से जब उनको पकड़ा रहा है, तो उनके अंदर भी तो नेगेटिविटी आ सकती है ना। जी, जी, तो मैंने वेयर हाउस वाले एग्जीक्यूटिव को बुलाया, मैंने कहा आपको पता है आप लंगर की सेवा के लिए आप ये रॉ मटेरियल सारा देते हो, तो आपको किस मेंटल थॉट के साथ वहाँ बैठ के ये काम करना है। कहते क्या मतलब। मैं कहा आप इसको सोचिए कि अगर हम लंगर हॉल में जा रहे हैं और हमें आटा लेके आना है, तो हम कैसे लेके आएंगे। जी। तो वो थॉट चाहिए मुझे। कहते ठीक है जी। अब ये दो तो ठीक हो गए। अब तीसरी कड़ी थी, जो ड्राइवर आइसक्रीम ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन से सी डेस्टिनेशन लेके जाता है, जी। क्योंकि हमारे अलग अलग काउंटर्स और सेंटर्स, मतलब शॉप्स थी अलग अलग मार्केट में। तो वहाँ से लड़कों की हमेशा शिकायत आती थी कि ड्राइवर जो है ऐसे पटक देता है आइसक्रीम को। वो क्या देता है, ये ले जाओ अंदर ले जाओ, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं रुक रहा। मैंने एक दिन उस ड्राइवर को बुलाया, मैंने कहा आपको पता है आप कितना बड़ा पाप लग रहा है आपको। कहता क्या हो गया भैया। मैं कहा ये ना आज से ना आपको नहीं पता हम लंगर बनाते हैं, आप भोग लगाते हैं हम यहाँ पे भगवान का, आप जी। लंगर को ऐसे रख दोगे सड़क पे। अरे। आपने देखा गुरुद्वारा में सिर पे लेके जाते हैं कड़ा प्रसाद की जो देग होती जी, है, जी, जी। पूरी बकेट वो सिर पे रख के जाते हैं, इतना गर्म भी होता है। तो ये तो ठंडा है, आप उसको जमीन पे कैसे रख सकते हो। तो उनका ठीक है भैया, ये तो आपने बताया ही नहीं मुझे, तो ये भोग लगाते हो आप लोग। मैं आपको अब समझ में आ गया। तो अब ये भोग है, अब ये आपने बड़े प्यार से अंदर जो एग्जीक्यूटिव उस शॉप का इंचार्ज है उसको आपने पकड़ाना है। तो दिस इज हाउ एक साइकिल बन गया पूरा बिजनेस का। उस टाइम क्योंकि मैं खाने के बिजनेस में था, तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लगा। तो कहने का भाव ये है कि प्रोफेशनली कैसे ज्ञान से हम पॉइंट्स को उठा सकते हैं। तो यस, बिल्कुल उठा सकते हैं। जी। इसमें टाइम मैनेजमेंट की भी बात हो रही है, तो उठने बैठने सोने की भी दिनचर्या की बातें होती हैं इसके जी। अंदर। अगर मैं अपनी भी बात करूं, मैं भी पहले 4 बजे नहीं उठता था। बचपन से सुना था अमृत वेला, और सिखिज्म में अमृत वेला का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया जी। है, बट इतना डीप महत्व होता है, और मतलब लेमैन भाषा में फिर मैं कहूँगा मैंने यहाँ आके सीखा। और आज की डेट में मैं सुबह उठ पाता हूँ, और मैं सुबह अमृत वेला भी करता हूँ, फिर मैं पार्क भी जाता हूँ, फिर सेंटर आता हूँ। मतलब मुझे इतना अच्छा फील होता है सुबह सुबह का जो माहौल है। और एक आध बार कभी मिस भी हो जाता है तो मुझे सारा दिन बड़ा गिल्ट महसूस होता है। तो ये एक एक्सपीरियंस मेरा रहा एम्प्लॉयज़ के साथ भी। भाई जी, आपने धारणा बहुत प्रैक्टिकली अप्लाई कर रखी है अपनी लाइफ हाँ में। जी। वंडरफुल वर्क। आप हमारे सभी भाई बहनों को बताएं कि बिजनेस में आने वाले चैलेंजेस में आप इस ज्ञान का कैसे प्रयोग करते हैं। हाँ जी। ओम शांति। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं कामना बहन के साथ भी चर्चा कर रहा था कि ज्ञान में आने के बाद बिजनेस में कैसे ज्ञान को लेके चल सकते हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं आज थोड़ा सा शेयर करूँगा। मैंने ये समझा प्रोफेशनली भी इसको काफ़ी अच्छी तरीके से श्रीमत को लेके चला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो श्रीमत है या स्पिरिचुअल स्टडीज़ है वो सिर्फ किताबों में होती है, या एक 4 दीवारी में या एक उम्र के बाद ही शुरू की जा सकती है। मुझे लगता है कि ये तो बचपन से ही हम सबको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर हम बचपन से ही इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे
तो थॉट प्रोसेस के ऊपर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कर्म इंद्रियों पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम बचपन से ही प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले शेयर किया कि सोच समझ के बोलो, ये एग्जांपल मैं बार बार अपने आप से भी बात करता हूँ, बच्चों से भी बात करता हूँ कि हमें सोचना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, तो कितनी डेप्थ है इस बात में। तो इस बात को मैंने हमेशा कैरी किया है अपने साथ, और बिजनेस में जब भी मैं कहीं बैठता हूँ, मीटिंग्स में बैठता हूँ, या मेरा कोई क्लाइंट मुझसे कंप्लेन करता है, मेरा कोई एम्प्लॉय मुझसे कंप्लेन करता है, तो मुझे सबसे पहले ये महसूस होता है कि मेरे को अभी एक जर्नी मिली है, एक रोल मिला हुआ है एज अ बॉडी, जो मैं अलग अलग रोल्स को निभा रहा हूँ। घर में मैं फादर भी हूँ, ब्रदर भी हूँ, हस्बैंड भी हूँ, ऑफिस में आता हूँ मैं एम्प्लॉयर भी हूँ, मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ तो मैं एक सप्लायर भी हूँ। तो कितने सारे रोल्स मुझे निभाने हैं, बट एंड ऑफ द डे मैं एक सोल हूँ। तो बीइंग अ सोल विद वेरियस डिफरेंट रोल्स, मेरी क्या ड्यूटी है, तो मैं अब अपने पे काम करने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहाँ बेस्ट अपना दे सकता हूँ। तो मुझे अब ये समझ में आ गया है, और मैं ये प्रैक्टिस रोज़ कर रहा हूँ कि मुझे अपने पे ही काम करना है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता किसी को कि वो क्या करेगा या वो मेरे हिसाब से चलेगा। ये बात बचपन से हमें सिखाई भी गई थी, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिचुअल्स के अंदर खो गई, और हम सिर्फ मत्था टेकने में रह गए, या फिर सिर्फ रेसिटेशंस में रह गए। जो हमारी ग्रंथ्स थे, ग्रंथ्स बने थे हमारे अच्छे के लिए, इंस्पिरेशंस के लिए, मोटिवेशन के लिए, ताकि हम उसमें से भी कुछ अपने लिए पॉइंट्स पिकअप करते और उसको हम अपनी ज़िंदगी में उतारते। तो सिमिलरली मैंने अभी तक की जो जर्नी तय की है, इसमें बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने अपने लिए नोट किए हैं, और बिज़नेस हो या घर बार हो, मेरी कोशिश रहती है कि मैं श्रीमत से अपने पॉइंट्स ले लूँ, और बाबा से हमेशा कनेक्टेड रहूँ, उनसे डायरेक्शंस लेता रहूँ, और स्टेबिलिटी कैसे लेकर आऊँ, बैलेंस कैसे लेकर आऊँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कैसे काम करूँ, टाइम मैनेजमेंट में कैसे काम करूँ। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है। चेक एंड चेंज का हमेशा एपिसोड जो है वो याद रहता है। मेरे मोबाइल पे भी मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है, तो चेक एंड चेंज चलता है। और धीरे धीरे मैंने ये देखा कि जब चेक एंड चेंज का ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है, तो मेरे एम्प्लॉयज़ भी उसमें शामिल होते हैं, वो भी पॉज लेते हैं मेरे साथ, वो शांत हो जाते हैं एकदम से कि अभी सर बात नहीं करेंगे। तो उनको मैं फिर इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ कि ये क्यों हो रहा है, कि आप अपने माइंड को कैसे चेक कर सकते हो ट्रैफिक कंट्रोल के थ्रू। नेगेटिव थॉट्स को आपने कमांड करना है, गेट आउट, और पॉजिटिव थॉट्स को हमेशा वेलकम करिए, और हमेशा पॉजिटिव रहना है। हमेशा पॉजिटिव कैसे रहना है, वो तभी पॉसिबल है जब आपको हु एम आई समझ में आ जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी पर्पस ऑफ लाइफ और जर्नी ऑफ लाइफ क्या है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए और हम सभी को आपने अपने अनुभवों से प्रेरणा दी। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसके थ्रू, इस स्टेज के थ्रू मैं अपनी फीलिंग्स को, अपने मैसेज को कन्वे कर पाया अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहनों को। तो थैंक यू सो मच, और स्पेशली थैंक्स टू द ऑल क्रू मेंबर्स। थैंक यू। तो आप सभी ने सुना कि कैसे गुरप्रीत भाई जी अपने लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन के बीच बैलेंस रखते हैं और अपनी सारी धारणाओं को प्रैक्टिकली अपनी करंट लाइफ में अप्लाई करते हैं। आई एम श्योर आप सब भी इनके अनुभवों से अवश्य लाभ लेंगे। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। आए साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला